नमस्कार। इस वक्त एक बड़ी खबर जिसकी चर्चा हम अभी इंडिया टीवी पर लगातार कर रहे हैं। मुकेश अंबानी के घर के पास एक लावारिस गाड़ी मिली है जिसमें बड़ी संख्या में जिलेटिन की छड़ें पाई गई हैं। मुकेश अंबानी का घर, मैं आपको बता दूं, मुंबई के पैडर रोड पर है। एंटोलिया नाम की इस बिल्डिंग में रहते हैं। घर के आसपास भारी सुरक्षा हमेशा रहती है, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई मुकेश अंबानी के घर के पास गाड़ी में जिलेटिन की छड़ें रखकर गायब हो जाता है तो ये वाकई में चिंता की बात है। अच्छी बात है कि जैसे इस गाड़ी पर नजर पड़ी, पुलिस एक्टिव हो गई, डॉग स्क्वाड को बुलाया गया, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की टीम को मौके पर तैनात किया गया और जब गाड़ी की जांच की गई तो पता चला कि इसमें 20 से ज्यादा जिलेटिन की छड़ें हैं। ये बहुत खतरे की बात है, चिंता की बात है। और इस गाड़ी में एक धमकी भरी चिट्ठी भी रखी गई थी और इसके बाद मुकेश अंबानी के घर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को और बढ़ा दिया गया है। कोशिश की जा रही है कि इस गाड़ी वाले तक, इस धमकी देने वाले तक पहुंचा जाए। इस वक्त मुकेश अंबानी के घर के बाहर कमांडोज तैनात हैं। पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। इस मौके पर एनआई की टीम पहुंच गई है और हमारे संवाददाता राजेश कुमार मौके पर मौजूद हैं। राजेश बता रहे थे कि जो लावारिस स्कॉर्पियो मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली, उसकी नंबर प्लेट नकली है। जो नंबर प्लेट लगाई गई उसका नंबर मुकेश अंबानी के काफिले की गाड़ी के नंबर से मिलता जुलता नंबर था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि षड्यंत्र, ये कॉन्स्पिरेसी कितनी बड़ी हो सकती है। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने इस बात को कंफर्म किया कि मुकेश अंबानी के घर के पास जो गाड़ी मिली उसमें जिलेटिन की छड़ें मिली हैं। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच में लगी हुई है और उनका कहना तो यह है कि जल्दी ही सारी की सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के कुछ दूरी पे एक स्कॉर्पियो वैन मिली है। उस स्कॉर्पियो वैन में कुछ जिलेटिन पाया गया है। इसकी पूरी जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रहा है। जो भी असलियत है जल्द से जल्द सामने आएगी। और इस वक्त राजेश कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं, मुंबई में मौजूद हैं। राजेश, बहुत सारी डिटेल्स तो मैंने दर्शकों के साथ शेयर की हैं, लेकिन ये वाकई चिंता की बात है। कुछ और अपडेट आपके पास में है, आप बता सकते हैं? देखिए, फिलहाल रजत जी, एटीएस की टीम जो है वो मौके पर है, फॉरेंसिक की टीम जो है वो मौके पर है। गाड़ी की जो है वो जांच चल रही है। 20 जिलेटिन स्टिक मिला है। मुंबई पुलिस ने ये ज़रूर कहा है कि असेंबल्ड नहीं है, लेकिन 20 जिलेटिन स्टिक का यहाँ पर पहुँचना और मिलना अपने आप में सुरक्षा के में बहुत बड़ी चूक है। संदीप चौधरी इस वक्त हमारे साथ हैं। उन्होंने वो सीसीटीवी फुटेज जो है वो देखा। क्या दिख रहा है सीसीटीवी फुटेज में संदीप? देखिए, सीसीटीवी फुटेज रात के करीब 12:50 के बाद का है, यानी करीब 1 बजे की ये घटना हुई है जब ये कार वहां पर पार्क की गई थी। जो शख्स है कार पार्क करता है, कुछ देर गाड़ी में ही रुकता है। ये पूरा सीसीटीवी फुटेज है और जो व्यक्ति के सीसीटीवी में ये पूरा रिकॉर्ड हुआ है उस व्यक्ति का ये कहना है कि उस गाड़ी से एक ही व्यक्ति बाहर निकलता है और साथ ही साथ जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन आज दिन में जब शुरू होता है तब वो देखता है कि कई सारे नंबर प्लेट्स इस गाड़ी में मौजूद थे। तो नंबर प्लेट्स उस गाड़ी में कई सारे दिखाई दिए कि जो कि मुकेश अंबानी के जो स्क्वाड में गाड़ियां है उससे मिलते जुलते नंबर है। तो इस तरह की जानकारी उस व्यक्ति ने दी। उसका कहना ये भी है कि ये पूरा सिलसिला रात को 1 बजे शुरू हुआ। हालांकि ये वीआईपी रोड है, पूरा अल्टा माउंट रोड, तो यहाँ पर गाड़ी पार्क करने पर पुलिसकर्मी खुद देखते हैं, साथ ही साथ कई अधिकारी भी घंटे 1.5 घंटे के बाद यहाँ से चक्कर मारते हैं। लेकिन आज जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए अधिकारी पहुँचे, बॉम्ब स्क्वाड पहुँचा, तो बॉम्ब स्क्वाड ने वो जो सामान जो था, जो संदिग्ध सामान बैग मिले हैं कार के अंदर, वो सब बाहर निकाला। और अभी जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो सीसीटीवी फुटेज को लेकर चल रहा है कि किस तरह से ये फुटेज है इन्वेस्टिगेशन में काम आएगा, क्योंकि जो शख्स दिखाई दे रहा है साफ तौर पे उसमें जिसने गाड़ी यहाँ पर पार्क की है। बिल्कुल, तो मुंबई पुलिस के हाथ वो अहम सीसीटीवी लग गया और इंडिया टीवी के जो संवाददाता है संदीप चौधरी ने भी वो सीसीटीवी देखी है और उसमें वो शख्स दिख रहा है रजत जी, जो गाड़ी से निकल रहा है। और रात का वक्त था जब वो गाड़ी यहाँ पर पार्क करके गया है। मुंबई पुलिस
पुलिस ने जब जांच शुरू की है, दोपहर 3 बजे के करीब में जांच शुरू की है, बॉम्ब डिटेक्शन स्क्वाड जब पहुंचा तब पता चला कि उसमें जिलेटिन स्टिक है। फिलहाल गाड़ी की जांच की जा रही है, उस सीसीटीवी फुटेज को देखा जा रहा है, पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये शख्स कौन है। तो अहम जानकारी इंडिया टीवी के दर्शकों को हम दे रहे हैं। संदीप चौधरी ने वो सीसीटीवी फुटेज देखी है और उसमें वो शख्स दिख रहा है जिसने गाड़ी वहां पर पार्क की है। चश्मदीद जिनके सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है वो भी। जी राजेश, ये जो आप संदीप जो बात बता रहे थे कि नंबर प्लेट्स हैं और वो नंबर प्लेट मुकेश अंबानी के साथ जो गाड़ियाँ चलती हैं उनके काफिले में उनसे नंबर मिलता जुलता है, ये बात मुझे बहुत चिंताजनक लग रही है। इससे लगता है कि ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कोई गाड़ी पार्क करके जिलेटिन रख के वहाँ चला गया, इतनी बात नहीं है। अगर उनके काफिले की गाड़ी से मिलते जुलते नंबर हैं, ये चिंता की बात है। इसके बारे में कुछ और जानकारी आपके पास है? देखिए, शुरुआत में रजत जी मुंबई पुलिस ने यही बताया है कि जो गाड़ी पार्क थी उसका नंबर प्लेट जो था, उस गाड़ी का नंबर प्लेट सिक्योरिटी में जो गाड़ियां डिप्लॉय हैं मुकेश अंबानी की, अंबानी परिवार के, उससे बहुत ज़्यादा मिलता जुलता था। यही वजह है कि मुंबई पुलिस के कान खड़े हुए, प्राइवेट सिक्योरिटी जो यहाँ पे उनके कान खड़े हुए, सीआरपीएफ मौजूद रहती है उनके कान खड़े हुए, और उसके बाद जो है जाँच का दायरा बढ़ाया गया, बॉम्ब डिटेक्शन स्क्वाड को लाया गया। षड्यंत्र की जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है, और यही वजह है कि मुंबई पुलिस एटीएस जरा भी चूक नहीं करना चाहती इस मामले में, क्योंकि अंबानी परिवार के घर के बिल्कुल नजदीक जिलेटिन से भरी हुई गाड़ी, वो भी नंबर प्लेट जो कि इससे मिलता जुलता है, उनके सुरक्षा दस्ते की गाड़ी से मिलता जुलता है, ये बिल्कुल षड्यंत्र की तरफ इशारा करता है। लेकिन फिलहाल पुलिस कुछ भी बहुत ज़्यादा बोलने से बच रही है। जांच का उनका कहना है कि वो जांच चल रही है। उस आदमी को जो शख्स सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है, पुलिस का कहना है कि जल्द उनके गिरफ्त में होगा, उसके बाद चीज़ें साफ हो पाएंगी कि आखिर वो कौन था और उसकी मंशा क्या थी। लेकिन शुरुआती तफ्तीश में यही लग रहा है रजत जी कि ये षड्यंत्र है, और जिस भी शख्स ने गाड़ी लगाई है प्रॉपर रेकी की है, उसने कई दिनों तक इस इलाके में घूमा है, उसके बाद उसने वो जगह चुनी है जहाँ पे गाड़ी लगाई गई थी। राजेश, मैं अल्टामाउंट रोड को जानता हूँ और मुकेश अंबानी का घर भी मैंने कई बार देखा है, और जो अल्टामाउंट रोड है वो कोई बहुत चौड़ी सड़क नहीं है, कम पतली सड़क है, और वहाँ पर 2-4 गाड़ियाँ अगर आ जाएं तो ट्रैफिक जैम भी हो जाता है। तो जहाँ पर ये गाड़ी शख्स ने पार्क की थी वो उनके घर के सामने की तरफ है, कितना दूर है जहाँ ये अंटालिया है उससे? वो जो जगह है जहाँ पे गाड़ी पार्क थी रजत जी, वो एक तरीके से कॉर्नर की जगह है जहाँ पे आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं। मुंबई में आप जगह की कमी है, इसलिए आप मुंबई में देखे होंगे कि गाड़ियाँ जगह जगह पर सड़क किनारे पार्क रहती है। हालांकि एंटीलिया के बहुत नज़दीक तो पार्क नहीं रहती, लेकिन यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर आप जाएंगे, 150 मीटर की दूरी पर जाएंगे तो दूसरी सोसाइटीज़ हैं, उनकी गाड़ियाँ पार्क रहती है, और वहीं पर यह गाड़ी जो थी वो पार्क थी। फिलहाल पुलिस जो है वो जांच कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो शख्स कौन था जिसने गाड़ी पार्क की है। और दूसरी बात ये राजेश कि मुकेश अंबानी को तो पुलिस की सिक्योरिटी मिली हुई है, प्राइवेट सिक्योरिटी तो अपनी जगह है, लेकिन उसके बाद चूंकि वो हमेशा किसी न किसी खतरे में रहते हैं, उनकी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, इसलिए जो सिक्योरिटी है वो भी सरकारी सिक्योरिटी है। क्या उनको इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं लगा? देखिए रजत जी, जो सिक्योरिटी अंबानी परिवार को मिली हुई है वो एंटीलिया और एंटीलिया से 50 से 60 मीटर के दायरे में वो सिक्योरिटी जो है वो रहती है। यहाँ पे मैं कैमरामैन से कहूँगा तस्वीरें जो हैं वो दिखाते रहें। वो 50 से 60 मीटर के दायरे में वो जो सिक्योरिटी है जो अंबानी परिवार को मिली है वो रहती है, एंटीलिया के अंदर रहती है, और बाहर में 100 मीटर 200 मीटर की दूरी पर वो सिक्योरिटी नहीं रहती है रजत जी। यही वजह है कि जब वो गाड़ी बहुत देर तक पार्क थी तब और उसका नंबर जो था वो अंबानी परिवार के सिक्योरिटी से मिलता जुलता था, वो जानकारी जो है वो मुंबई पुलिस से शेयर की गई। शेयर करने के बाद जो है वो यहाँ पर मुंबई पुलिस बॉम्ब डिटेक्शन स्क्वाड के साथ पहुंचा। और इस सड़क के बारे में जो आप बात कर रहे थे, बिल्कुल आप सही कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा चौड़ी सड़क नहीं है। अगर 2 गाड़ियाँ एक साथ यहाँ पर निकल जाए तो ट्रैफिक जैम की स्थिति भी हो सकती है, लेकिन उस शख्स ने गाड़ी ऐसी जगह पार्क की थी जिसके वजह से ट्रैफिक जैम न लगे, यानी कि उस शख्स ने प्रॉपर रेकी की थी
थी इस जगह की कि कहां पर गाड़ी पार्क करने के बाद जो है कोई शक उसके ऊपर नहीं जाएगा, और उसने गाड़ी पार्क की और कई घंटे बाद मुंबई पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची। कई घंटे बाद जो सिक्योरिटी में लोग तैनात हैं अंबानी परिवार को, उनको इसकी भनक लगी। तो सुरक्षा में चूक है, लेकिन फिलहाल पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि मंशा क्या थी, वो शख्स कौन था। रजत जी। राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नज़र रखिए, CISF के लोगों से बात करिए जिनकी जिम्मेदारी है मुकेश अंबानी को सुरक्षा देने की, और जैसे आपके पास कोई अपडेट मिले आप मुझे जानकारी दीजिए, मैं आपसे फिर से बात करूंगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुकेश अंबानी के घर के पास गाड़ी में जिलेटिन स्टिक मिलना चिंता की बात है। सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए बड़ी चुनौती है। हालांकि जिस व्यक्ति ने या जिस ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया उसका मकसद क्या था यह भी पता नहीं चला है। सुरक्षा एजेंसियों को इसकी जानकारी मिले, CCTV फुटेज के जरिए वो उसको आइडेंटिफाई कर सकें, यह बड़ा ज़रूरी है। यह भी लगता है कि विस्फोट करने का इरादा था, लेकिन जिलेटिन की छड़ें रखकर गाड़ी छोड़कर भाग गए क्योंकि उन्हें लगा शायद पुलिस की नज़र में आ सकते हैं। लेकिन साफ एक बात है, यह हरकत सरकार को, सुरक्षा एजेंसियों को चैलेंज दे सकती है, चुनौती दे सकती है। इतनी हिम्मत किसी की हो जाए वहां पर जिलेटिन की छड़ें लेकर, और गाड़ी की नंबर प्लेट वो एक साजिश की तरफ इशारा करती है, क्योंकि जिस शख्स ने गाड़ी पार्क की इसका मतलब ये हुआ कि उसको मुकेश अंबानी के काफिले की गाड़ियों के बारे में जानकारी है, उन गाड़ियों के नंबर पता है, इसीलिए उससे मिलते जुलते नंबर्स की प्लेट वहां रखी गई। इसका मतलब यह है कि मुकेश अंबानी की आने जाने की गाड़ियों की रैकी की जा रही थी। ये बात चिंता को और बढ़ा देती है। इसलिए सिक्योरिटी एजेंसीज को इस मामले में बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से काम करना चाहिए। जल्दी से जल्दी उस शख्स तक पहुंचना चाहिए जिसने गाड़ी पार्क की थी, क्योंकि जब तक वो गिरफ्त में नहीं आता तब तक पूरी साजिश का खुलासा नहीं होगा और ये पता नहीं चलेगा कि इस साजिश के पीछे है कौन, और ये पता लगाना सबसे ज़रूरी है। इस खबर पर जैसे ही कुछ अपडेट आएगा मैं आपको जानकारी दूंगा। फिलहाल आगे की बात करते हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर अच्छी खबर है। वो खबर क्रिकेट के मैदान से आई है, अहमदाबाद से आई है। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ धमाकेदार जीत हासिल की है, 10 विकेट से मैच अपने नाम कर लिया। और सबसे बड़ी बात यह कि भारत ने यह कारनामा सिर्फ 6 सेशन के अंदर कर दिया, यानी 2 दिन के अंदर ही इंग्लैंड की टीम को 2 बार आउट करके धूल चटा दी। आपको कल मैंने नरेंद्र मोदी स्टेडियम की तस्वीरें दिखाई थी। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम पर कल भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का तीसरा टेस्ट शुरू हुआ था। डे एंड नाइट मैच था, पिंक बॉल से खेला गया, लेकिन भारत ने शानदार गेंदबाजी की। इंग्लैंड की पूरी टीम 2 दिन में 2 बार ऑल आउट कर दी। इंग्लैंड की पूरी टीम पहली इनिंग में आपको याद होगा 112 पर आउट हुई थी, और आज दूसरी पारी में सिर्फ 81 रन ही बना सकी। आज के दिन कुल मिलाकर 17 विकेट गिरे। कल जब भारतीय टीम मैदान से बाहर पवेलियन में वापस गई थी तो 3 विकेट पर 99 रन थे, लेकिन आज एक के बाद एक विकेट गिरी। भारत की पूरी टीम 145 रन में आउट हो गई और भारत को सिर्फ 33 रन की लीड मिली। उस समय लगता था अब इंग्लैंड की टीम फिर से बल्लेबाजी करने आएगी तो बड़े रन बना सकती है, लेकिन कमाल हुआ। पहले ओवर में बिना कोई रन बनाए उसके 2 विकेट गिर गए। 0 पर 2 स्कोर था। अक्षर पटेल ने जैक क्रॉली को पहली गेंद पर आउट कर दिया और अक्षर ने इसी ओवर में बेयरस्टो को क्लीन बोल्ड कर दिया, और फिर इन शुरुआती झटकों के बाद इंग्लैंड की टीम उबर ही नहीं पाई। पूरी टीम 81 रन पर कोलैप्स हो गई। अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी की, पूरे मैच में 11 विकेट लिए और मैन ऑफ द मैच बने। और इसी मैच के दौरान आर अश्विन ने भी कमाल किया। टेस्ट मैचेस में 400 विकेट का फिगर पार कर लिया। अश्विन सबसे तेज 400 विकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे गेंदबाज बने। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जो काम बचा हुआ था 49 रन बनाने का, वो रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने कर दिया। दोनों ने 49 रन के टारगेट को 8 ओवर में आसानी से पूरा कर लिया। और अच्छी बात है कि इस जीत के बाद भारत के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में जाने का रास्ता और मजबूत हो गया और इंग्लैंड की उम्मीद खत्म हो गई।
अब इंडिया अगला मैच ड्रॉ भी करा लेती है तो भी वो न्यूजीलैंड के साथ टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने लौट जा सकेगी। टेस्ट मैच 2 दिन में खत्म होने के बाद हो सकता है कि अब कई लोग पिच को लेकर सवाल उठाएं, लेकिन हकीकत तो यह है कि पिच उतनी खराब नहीं थी जितनी खराब बैटिंग थी। बॉलिंग अच्छी थी, लेकिन इंग्लैंड के जो प्लेयर्स थे उनके मन में डर ज्यादा था। मैच के बाद दोनों टीमों के कप्तानों ने यह बात कही, बैट्समैन ने खुद को बेहतर तरीके से अप्लाई नहीं किया, वो डर डर कर खेल रहे थे। अगर वो पिच पर टिकने का दम दिखाते तो 250 रन बनाने वाली पिच तो थी। आखिरी पारी में इंडियन बैट्समैन ने यह बात साबित की जब उन्होंने जीत के लिए 49 रन का टारगेट महज 8 ओवर में बिना विकेट खोए हासिल कर लिया। मतलब यह कि पिच नहीं बल्कि बैटिंग खराब थी, एप्लीकेशन खराब थी, खराब शॉट खेले, डर गए स्पिनर से। खैर, भारत के लिए सब अच्छा रहा, टीम इंडिया मैच भी जीती और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के करीब करीब क्वालिफाई कर गया। तो ये अच्छी खबर मैंने आपको बताई। अब एक और बड़ी खबर आज की है सरकार के बहुत बड़े फैसले की। यह फैसला है सोशल मीडिया के बारे में। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सारे के सारे प्लेटफॉर्म के कंटेंट को अब नियमों के दायरे में लाया जाएगा। आज की तारीख में सोशल मीडिया पर कोई कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी दिखा सकता है, कोई रोक नहीं है। इसके साथ साथ अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार, G5, इस तरह के जो बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म हैं, इनके कंटेंट को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। अब इन्हें भी रेगुलेट किया जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको साफ कर दूं, अगर आप सोशल मीडिया पर लिखना चाहते हैं, अपनी राय जाहिर करना चाहते हैं, सरकार की आलोचना भी करना चाहते हैं, किसी को सपोर्ट करना चाहते हैं, किसी का विरोध करना चाहते हैं, तो इस पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। अब पाबंदी किस पर लगी है? अफवाहें फैलाने वालों पर, किसी को बदनाम करने वालों पर, या फिर नफरत फैलाने वालों पर। ये लोग अब बच नहीं पाएंगे। अब तक जिसको सोशल मीडिया पर जो मन में आया लिखता रहा, किसी की फोटो उठाकर, किसी का चेहरा चिपकाकर, कुछ मॉर्फ करके कुछ भी दावा कर दिया, और इस तरह के झूठ की शिकायत करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। कहां जाएं, किससे कहें? तो आज सरकार ने यही मैकेनिज्म तैयार करने की दिशा में पहला कदम उठाया है। आप सोच भी नहीं सकते हमारे देश में कितने सारे न्यूज पोर्टल चल रहे हैं, सिर्फ यूट्यूब पर कितने सारे न्यूज चैनल चल रहे हैं। इसकी जानकारी तो सरकार के पास भी नहीं है। इंटरनेट पर चलने वाले न्यूज चैनल खबरें कहां से लाते हैं, कौन उनका सोर्स होता है, कोई नहीं पूछ सकता। झूठ सच सब न्यूज के नाम पर लगातार परोसा जाता है, जिसको चाहे बदनाम किया जाता है, जाने माने फिगर्स को, सेलिब्रिटीज को टारगेट किया जाता है। जिन प्लेटफॉर्म के जरिए सोशल मीडिया पर झूठ फैलाए जाते हैं, झूठे दावे किए जाते हैं, अब उन प्लेटफॉर्म की भी कोई जिम्मेदारी अब तक तो नहीं थी। लेकिन अब चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, व्हाट्सएप हो, इन सारे प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी तय होगी। इसके अलावा जो OTT प्लेटफॉर्म है जिन पर विजुअल कंटेंट डाला जा रहा था, फिल्म्स हैं, शॉर्ट फिल्म्स हैं, सीरियल्स हैं, वेब सीरीज हैं, तमाम तरह का वीडियो कंटेंट इन प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। कभी धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मुद्दा उठा, कभी अश्लीलता परोसने का मुद्दा उठा, कभी गाली गलौच वाली भाषा इन प्लेटफॉर्म के कंटेंट में दिखाई दी। लेकिन अब नई गाइडलाइंस के मुताबिक ऐसा नहीं हो पाएगा। आज सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उनमें कोई अंकुश नहीं लगाया जाएगा, लेकिन कोई निरंकुश न हो इसका उपाय किया गया है। इस तरह की गाइडलाइंस की मांग लंबे वक्त से हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से कहा था जल्दी से जल्दी गाइडलाइंस बनाएं। इसीलिए आज IT मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद और INB मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और OTT प्लेटफॉर्म्स को यह बता दिया कि उनकी आज़ादी वहीं तक है जहां तक उनकी वजह से किसी दूसरे की आज़ादी में खलल नहीं पड़ता। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं उनका मतलब क्या है। इस वक्त लाखों न्यूज़ पोर्टल्स हैं, यूट्यूब पर हजारों न्यूज़ चैनल्स हैं। आप कल्पना कीजिए इस वक्त हमारे देश में 44 करोड़ 80 लाख ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब का यूज़ करते हैं।
क्योंकि YouTube पर वीडियो कंटेंट डालने पर कोई रोक नहीं है, इसलिए किसी तरह कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, किसी तरह के रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। लोग अपने अपने वीडियो बनाकर डालते हैं और वीडियो वायरल हो जाए, इसके लिए ऐसे ऐसे दावे किए जाते हैं जो सनसनी फैलाते हैं, जिनकी चर्चा होती है। इस चक्कर में लोग गाली गलौज करते हैं, अश्लीलता का इस्तेमाल करते हैं, झूठे दावे करते हैं और तो और समाज में नफरत फैलाने वाले कमेंट भी करते हैं। और फिर इन वीडियोस की क्लिप्स को YouTube से व्हाट्सएप, फेसबुक या ट्विटर के जरिए वायरल भी किया जाता है और देखते ही देखते एक झूठ पूरी दुनिया में फैल जाता है। और चूंकि किसी तरह का कोई रेगुलेशन नहीं है, इसलिए यह पता नहीं चलता कि झूठ फैलाने वाला है कौन। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया के इस तरह के लूप होल्स का फायदा समाज से दुश्मन उठा रहे हैं। आतंकवादी भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। किसान आंदोलन के दौरान हमने देखा कि खालिस्तानी आतंकवादियों ने डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया को किस तरह हथियार बनाया, इसका मिसयूज किया, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। और इस चक्कर में उन लोगों का बहुत नुकसान होता है जो वाकई में सोशल मीडिया के जरिए अच्छा काम करना चाहते हैं, अच्छी बात कहना चाहते हैं, जो समाज के भले की कल्याण के लिए कुछ करना चाहते हैं। उनके लिए सोशल मीडिया बहुत ताकतवर, बहुत यूजफुल प्लेटफॉर्म है। लेकिन जब मीडिया बदनाम होता है तो सारे के सारे लोग एक साथ बदनाम होते हैं। सोशल मीडिया के साथ साथ OTT प्लेटफॉर्म के लिए भी नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। OTT और डिजिटल न्यूज मीडिया को सेल्फ रेगुलेशन के तहत अपनी डिटेल जानकारी देनी होगी, बताना होगा कि वो कहां से पब्लिश होते हैं। दोनों प्लेटफॉर्म को ग्रेमेंस रेजिडेंशियल सिस्टम लागू करना पड़ेगा। ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि वहां पर लोग अपनी शिकायत कर सकें, अपनी ग्रीवियंस, अपनी तकलीफ भेज सकें। OTT प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया को अपने काम की जानकारी देनी होगी। यह बताना होगा कि वो अपना कंटेंट कैसे तैयार करते हैं। अगर गलती पाई गई तो वो अपने आप को खुद रेगुलेट करें। इसके लिए सेल्फ रेगुलेशन बॉडी बनानी होगी। इस बॉडी को सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या इसी लेवल के किसी अन्य गणमान्य व्यक्ति से हेड कराना होगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी गलती करने पर माफी मांगनी पड़ेगी। OTT प्लेटफॉर्म के लिए एथिक्स कोड बनेगा। टीवी और फिल्मों की तरह सेंसर बोर्ड की जो है वो उसके नियम लागू होंगे। OTT पर भी उम्र के हिसाब से सर्टिफिकेशन की व्यवस्था करनी होगी, उसी तरह से जैसी फिल्म सेंसर बोर्ड करता है। एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। ऑल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मस्ट हैव द सेम जस्टिस सिस्टम। और इसलिए डिजिटल हो, प्रिंटिंग हो, टीवी हो, OTT हो, कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस सेट करना पड़ेगा। और लोगों की मांग भी बहुत थी। इस सेशन में OTT प्लेटफॉर्म पर 50 प्रश्न पूछे गए, दोनों सदन में मिलकर 50 क्वेश्चंस। देश भर में इस विषय की कितनी चर्चा है, इसका ये उदाहरण है। हमने OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ दिल्ली, चेन्नई और मुंबई में उन उद्योगों के सभी लोगों को बुला के विस्तृत चर्चा की। मैंने खुद दिल्ली में 2 मीटिंगें बुलाई। OTT प्लेटफॉर्म को कहा कि आप सेल्फ रेगुलेशन बनाओ जैसा टीवी वालों ने बनाया है, लेकिन नहीं हुआ दुर्भाग्य से। इसलिए हमने तय किया कि एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म सभी मीडिया के लिए होना चाहिए। कुल मिलाकर अब सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाने वालों पर रोक लगेगी। डिजिटल मीडिया के जरिए गलत वीडियो पोस्ट करने वालों पर, किसी महिला को अपमानित करने के लिए फोटो पोस्ट करने वालों और किसी सेलिब्रिटी को बदनाम करने वालों के खिलाफ शिकायत की जा सकेगी। प्लेटफॉर्म्स को ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेना होगा। और जहां तक OTT का सवाल है, वहां दिखाई जाने वाली फिल्मों में, सीरियल्स में गालियां सुनाई दी जाती हैं। कई बार ऐसे सीन होते हैं जो परिवार के साथ बैठकर देख नहीं सकते। कई बार शिकायतें मिलती हैं कि देवी देवताओं का अपमान होता है। तो अब इस तरह की मनमानी की कम से कम शिकायत की जा सकेगी, उस पर कोई पाबंदी लगेगी, रोक लगेगी। और सबसे बड़ी बात है कि सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों को अब तक तो ये पता ही नहीं लगता था कि कौन है ये फैलाने वाला।
लेकिन सरकार जो नई गाइडलाइन जारी की है उसके मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यह बताना होगा कि ये अफवाह कहां से ओरिजिनेट हुई, इसकी शुरुआत किसने की, झूठ फैलाने वाला असली है कौन। एक सवाल आता है फर्स्ट ओरिजिनेटर का कि खुराफात हुई, बट हु वाज द क्रिएटर, हु वाज द फर्स्ट क्रिएटर ऑफ द मिसचीफ। बार बार चीजें रीट्वीट पर ट्वीट होनी शुरू होती हैं, कई बार महम शुरू हो जाता है ऑन व्हाट्सएप मॉब लिंचिंग में। तो फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है इसके बारे में बताना पड़ेगा। हु बिगैन द मिसचीफ, ये आपको बताना पड़ेगा। ये मिसचीफ अगर भारत के बाहर से हुआ है तो भारत में उसको किसने शुरू किया ये बताना पड़ेगा। एंड दिस शुड बी ओनली इन रिलेशन टू सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, नंबर 1. Number 2, security of the state, public order, relations with foreign states और rape, sexually explicit material, etc. etc. और ये सब उसी अपराध के बारे में होगा जहां 5 साल से अधिक की सजा है। एक वॉलंटरी वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का इंतजाम करना पड़ेगा। सोशल मीडिया, नॉट द गवर्नमेंट, ट्वीट हटा देते हैं, आपका फेसबुक से एंट्री हटा देते हैं। तो अगर कोई सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी रिमूव और डिसेबल करता है किसी यूजर के कंटेंट को, तो आपको उसको इंटीमेट करना पड़ेगा, उसकी सुनवाई करनी पड़ेगी। सोशल मीडिया के लिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए गाइडलाइंस काफी समय पहले बन जानी चाहिए थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। और जरूरत इसलिए है क्योंकि इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक्सपेंशन बहुत तेजी से हुआ है, जबरदस्त एक्सपेंशन हुआ है। इस वक्त हमारे देश में 53 करोड़ लोग ऐसे हैं जो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, 21 करोड़ इंस्टाग्राम के यूजर्स हैं। सोचिए हमारा देश सोशल मीडिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए कितना बड़ा मार्केट है, और हमारे देश के लोग इन कंपनियों को करोड़ों का बिजनेस देते हैं। लेकिन हमारे देश के लोगों का, हमारे देश की सरकार का, हमारे देश के कानून का इन पर कोई अख्तियार नहीं था, कोई नियम कानून नहीं था। इसलिए विवाद होते थे, झगड़े होते थे, विरोध होता था, झूठ पकड़ा जाता था, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाता था। कोई भी किसी को कहीं कोई तस्वीर लगा के, इंफॉर्मेशन लगा के बदनाम कर दे। आज सरकार ने उसी दिशा में कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर पार्लियामेंट तक में बेलगाम सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर चिंता जताई गई। 11 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री को लेकर गाइडलाइंस बनाने के लिए कहा था। 2017 में राज्यसभा में फेक न्यूज को लेकर कॉलिंग अटेंशन मोशन आया था, सब लोग बहुत जोर जोर से बोले थे। इस साल सोशल मीडिया पर रेगुलेशन को लेकर पार्लियामेंट में 50 सवाल पूछे गए। और मजे की बात है कि सोशल मीडिया कंपनियों के लिए ज्यादातर मुल्कों में कानून है, वो उन सब देशों में कानून का पालन करते भी हैं, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ कानून नहीं है और हमारे यहाँ यूजर सबसे ज्यादा हैं, तो वो तो बिल्कुल फायदा उठा रहे थे। देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता जैसे मामलों में भी अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर मनमानी की जा रही थी। इसीलिए आज सरकार ने साफ साफ कहा, अब ये नहीं चलेगा। लेट मी फर्स्ट ले डाउन द ग्राउंड रूल वेरी क्लियरली। व्यापार करें, पैसे कमाएं और सोशल मीडिया पर ऑर्डिनरी इंडियंस को आप मजबूत करें, आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि इंटरनेट इज नॉट ए फंडामेंटल राइट बाय इटसेल्फ, but the fundamental right of freedom of speech and expression under 19(1) can use internet to exercise that right. So if it is a fundamental right under 19(1), it is subject to 19(2) of the Constitution, which is reasonable restrictions can be imposed in pursuit of safety, security, sovereignty of India, public order, etc. etc. एक बात मैं ये कहना चाहूंगा, और दूसरी बात हम कहेंगे, सभी सोशल मीडिया का स्वागत है, लेकिन बड़े आदर से कहूंगा, there should not be double standards. If an attack is there on Capitol Hill in Congress, then social media support the police action. But there is an aggressive attack on Lal Killa, the symbol of India's freedom, where our Prime Minister swore the national flag. You have double standard. This is plainly unacceptable.
सरकार ने सोशल मीडिया को लेकर जो गाइडलाइंस जारी की हैं उसमें क्या क्या है ये तो मैंने आपको बताया, समझाने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, लेकिन इसके पीछे सरकार की नीयत क्या है? क्या इस तरह के गाइडलाइंस सोशल मीडिया के मिसयूज को वाकई में रोक पाएंगी? ये सवाल आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद से अब से थोड़ी देर पहले मैंने पूछे थे। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए जो गाइडलाइंस जिनका जिक्र हम कर रहे थे, जिन पर चर्चा कर रहे थे, वो गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, नोटिफाई कर दी गई हैं। अब से थोड़ी देर पहले नोटिफिकेशन जारी हो गया है, यानी अब ये गाइडलाइंस लागू है। इन गाइडलाइंस को लेकर अब से थोड़ी देर पहले मैंने आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद से बात की। रविशंकर जी, मैंने अपने दर्शकों से कहा है कि अब ये जो पाबंदियां लगेंगी, ये जो नए नियम बनेंगे, तो अश्लीलता फैलाने वालों पर, झूठ बोलने वालों पर, अफवाहें फैलाने वालों पर, सेलिब्रिटीज को बदनाम करने वालों पर पाबंदी लगेगी। कुछ ज्यादा तो नहीं कह दिया मैंने? नहीं, मैंने आपका ट्वीट देखा है। देखिए रजत जी, ये बहुत ही आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। हम इस देश में लगभग 140 करोड़ यूजर्स हैं सोशल मीडिया के, फेसबुक के, लिंक्डइन के, ट्विटर के, व्हाट्सएप इत्यादि के। उनका स्वागत है। आइए भारत में व्यापार करिए, पैसे कमाइए, और आपने जनता को आवाज दी, उसका भी अभिनंदन है। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, जब एक मां मुझसे शिकायत करती है कि मेरी बेटी का जिल्टेड लवर उसकी इंटीमेट सीन को मॉर्फ रूप से सोशल मीडिया पर डाल रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? जब मेरे पास एक व्यक्ति आता है कि मेरे खिलाफ तथ्यहीन रूप से मेरी पूरे गरिमा को गिराने के लिए एक कैंपेन चल रहा है, तो मुझे क्या कहना चाहिए? इसीलिए इस कानून में हमने क्या कहा है, सरकार नहीं करेगी, आपको एक शिकायत निष्पादन व्यवस्था बनानी पड़ेगी, ग्रीवांस रिड्यूसल मैकेनिज्म। शिकायत होगी, 24 घंटे में रजिस्टर करिए, 15 दिन में निष्पादन करिए। और जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया है उसका काम है कि आप एक ग्रीवांस ऑफिसर रखिए, एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर रखिए, और गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेशन का एक व्यक्ति भारत में रखने वाला रखिए। यही तो हमने किया है। अब ये बताइए, कुछ लोग हैं जो आतंकवाद को प्रमोट करते हैं, उनके हैशटैग होते हैं, हमें क्या, हम चुप रहे हैं क्या? तो ये गंभीर सवाल है। नहीं रविशंकर जी, मैं यही पूछ रहा हूं आपसे, जैसे आपने कहा आतंकवाद फैलाते हैं, कुछ लोग नफरत फैलाते हैं, कुछ लोग अश्लीलता फैलाते हैं, तो क्या वाकई में जो रेगुलेशन बनेगा, जो गाइडलाइंस जारी होंगी, उससे उस पर रोक लग पाएगी? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। तो आज मैं रजत जी के माध्यम से उनके चैनल पर ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक अपील करना चाहता हूं, जो ने प्रेस में भी कही थी। भारत में आपने व्यापक विस्तार अपना किया है, जनता आपके साथ जुड़ी है, अच्छी बात है, आप सब करिए, लेकिन इन नियमों का पालन भी आपको करना पड़ेगा। यह आपसे अपेक्षा है। और अगर आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो जो उनकी एग्जेम्पशंस हैं आईटी एक्ट में, बाकी हैं, उस सब के बारे में विचार करना पड़ेगा। एक बात हम और कहना चाहते हैं रजत जी, हमारी सरकार, नरेंद्र मोदी जी, हम लोग सभी बोलने की आजादी के समर्थक हैं। और आपको तो मालूम होगा, हम लोग उस जमात से हैं जिसने इमरजेंसी में संघर्ष किया था, अंडरग्राउंड जेल के अंदर जाकर के बोलने की आजादी, मीडिया की आजादी और न्यायपालिका की गरिमा। तो इस सरकार में प्रधानमंत्री सहित ऐसे लोग हैं, हमारा कमिटमेंट पूरा है। लेकिन अगर संविधान के आर्टिकल 19(1) में बोलने की आजादी मौलिक अधिकार है, तो 19(2) में भी है कि देश की संप्रभुता, देश की सुरक्षा, डिफेमेशन, पब्लिक ऑर्डर, इन सबों के लेकर के उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकता है। देखिए, एक सवाल ये जरूर लोग उठा रहे हैं, जो सोशल मीडिया में जो भी कुछ क्रिटिसिज्म आया है इन गाइडलाइंस का, लोग का ये कहना है कि इन गाइडलाइंस के बहाने सरकार की आलोचना करने वालों पर रोक लगाने का एक रास्ता ढूंढा जा रहा है। अच्छा, ये बताइए, जो लोग ये कह रहे हैं, मैं उनसे एक ही बात बहुत विनम्रता से कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी ना आलोचना से घबराते हैं, ना आलोचना से परेशान होते हैं। आप आज की बात क्या कर रहे हैं? उनकी आलोचना तो लोग 20 साल से कर रहे हैं। कुछ लोगों ने उसका एक कॉटेज इंडस्ट्री बना रखा है नरेंद्र मोदी की आलोचना करने का, गुजरात के दिनों से। आप करिए ना, आपको किसने रोका है? अब हम क्या करें? देश की जनता हमें जिता देती है उनको बार बार, उनके काम के कारण, उनकी राष्ट्रभक्ति के कारण, राष्ट्र की सेवा के कारण, वो एक अलग विषय है। लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, इसमें एक और हमने प्रावधान किया है, फर्स्ट ओरिजिनेटर।
खुराफात शुरू किसने की? अब ये बताइए, हिंसा हो गई, बर्बर सांप्रदायिक दंगा हो गया, तो ये खुराफाती ट्वीट किसने किया या पोस्टिंग किसने की? आप ये बता दीजिए। उसने क्या किया हम नहीं जानना चाहते हैं। क्या भारत से हुई या भारत के बाहर से आई? और अगर भारत के बाहर से आई तो भारत में उसने शुरू किसने किया? ये है, और ये देना पड़ेगा सिर्फ 3-4 शर्तों पर। भारत की सुरक्षा, संप्रभुता, एकता, पब्लिक ऑर्डर और बलात्कार इत्यादि आप किसी जिसमें 5 साल की सजा से ऊपर सजा हो सकती है, उसमें आपको बताना पड़ेगा। देखिए बहुत सारे लोग और एक हैं अंतिम बात जो बहुत इंपॉर्टेंट, रजत जी, मैं चाहता हूं आपके दर्शकों को बताऊं कि आपको सोशल मीडिया को अपने यूजर्स के वेरिफिकेशन का एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। वॉलंटरी वेरिफिकेशन, ऐच्छिक आप बना के दीजिए। अब लोग बड़े बड़े ज्ञान देते हैं सोशल मीडिया पर, अच्छी बात है, उनका ज्ञान देना चाहिए। तो भैया आप ज्ञान दे रहे हैं तो अपनी पहचान भी तो बताइए कि हम रविशंकर प्रसाद हैं, ये हमारा ट्वीट है। तो ये तो नहीं करेंगे। कई बार सरहद के पार से लंबा लंबा ज्ञान होता है और वायरल करते हैं ट्वीट को और बाकी को, और हैशटैग जिनोसाइड फार्मर्स, ये सब चलता रहता है। तो ये जो स्वनामधन्य लोग हैं उनको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन अपनी पहचान भी बता दीजिए। ये आपकी बात नहीं, सही है कि बहुत सारे लोग हम देखते हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर, फेसलेस लोग हैं, नाम नहीं है, और वो फिर किसी को भी गाली देते हैं। किसी, चाहे वो संविधान के दायरे में काम करने वाले लोग हों, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हों, चाहे वो जर्नलिस्ट हों, चाहे वो सेलिब्रिटीज हों, और अश्लील भाषा, उनके मीम बनाना, तरह तरह की बातें उनके बारे में कहना। लेकिन कैसे पकड़ पाएंगे इनको? देखिए, मैं आपसे फिर कहूंगा कि सोशल मीडिया कंपनी की जवाबदारी को हम समझते हैं, और इसीलिए भारत में, और भारत में कोई छोटा मार्केट तो नहीं है रजत बाबू ना। भारत कितना बड़ा मार्केट ही तो आपको पता ही है ना। तो भारत बड़ा मार्केट है, तो आपको इस मार्केट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने एक सवाल किया था, आज हम आपके चैनल पर बड़ी विनम्रता से उसको उठाना चाहते हैं। अगर वॉशिंगटन में, अमेरिका में कैपिटल हिल पर कांग्रेस पर हमला होता है तो सोशल मीडिया कंपनी उस हमले को सपोर्ट करती है, और उस हमले के खिलाफ कार्रवाई को सपोर्ट करती है। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, वहां की वो लोकतांत्रिक गरिमा का प्रतीक है। तो हमारे जो भारत में नई दिल्ली में लाल किला है, जो भारत की गरिमा का प्रतीक है, जहां पर भारत के सारे प्रधानमंत्री आजादी के बाद से झंडा फहराते हैं, वहां पर आप उस पर हमला करने वालों के साथ खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों है भाई? अगर अमेरिका का लोकतंत्र आवश्यक है तो भारत का लोकतंत्र भी आदरणीय है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फेसबुक है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, ट्विटर, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस है, अगर ये बात नहीं सुनते, एक्शन नहीं लेते, गाइडलाइंस को नहीं फॉलो करते, तो क्या कर सकते हैं हम? देखिए, मैं आपसे एक ही बात कह सकता हूं, हमें लगता है कि उनको फॉलो करेंगे। हमारी अपील भी, हमारी अपेक्षा भी है, और जिम्मेवार लोग हैं। वरना भारत के आईटी एक्ट में प्रावधान है, अब उसको मैं अभी नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन भारत के आईटी एक्ट में इस बात का प्रावधान है कि अगर आप गाइडलाइन जो हमने आईटी एक्ट की आर्टिकल सेक्शन 87(2) के अंतर्गत जारी किया है, वो आप पर लागू है, और हम फिर भी उम्मीद करते हैं कि जरूर इसका पालन करेंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। और एकदम अगर वो मान लीजिए कोई चैनल कहता है कि हम कोई ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, हम किसी को उसकी पीड़ा के समाधान का अवसर देंगे ही नहीं देंगे, तो हम देखेंगे, समझाएंगे, उनको बताएंगे कि देखिए ये देश हित में आपको करना चाहिए, और नहीं करेंगे तो फिर बाकी जो भी संभावित कार्रवाई हो सकती है वो की जाएगी। मैंने जो आईटी एक्ट देखा उसमें तो जो सेक्शन 45 है उसके तहत सिर्फ 25,000 रुपए का जुर्माना है। नहीं, आपको बताते हैं, एक प्रोविजन और है रजत जी, कि आपको सेक्शन 79 में कुछ एग्जेम्पशंस मिलता है, समझा? हाँ, ताकि आप कहेंगे कि ये हमारा एग्जेम्पशन है, ये दूसरे का नहीं है, उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं है। तो अगर आप इस तरह के नियमों की अवहेलना करेंगे तो उसमें ये भी संभावना हो सकती है कि आपके एग्जेम्पशन को फॉरफिट कर दिया जाए। तो एग्जेम्पशन फॉरफिट होगा तो आगे आप देखेंगे उस कानून में कई प्रावधान है जिस पर बाकी कार्रवाई भी हो सकती है। और फिर मैं एक बड़े सवाल करूंगा, और आपने अच्छा किया सवाल पूछा है। सोशल मीडिया को यह विचार तो करना ही ना पड़ेगा कि अगर सरहद के पार से कुछ लोग भारत में आतंकवाद को प्रमोट कर रहे हैं, और उनके कुछ जो यहां पर उनके कुछ बच्चे हैं वो उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि भारत में कंफ्यूजन क्रिएट करना है, मेहम क्रिएट करना है, विभाजन करना है, सांप्रदायिक हिंसा फैलानी है, तो उनको भी विचार करना पड़ेगा ना। तो बहुत स्वाभाविक है।
अगर कुछ लोग सोशल मीडिया पर यही ग्रुप चला रहे हैं कि हम भारत की बेटियों को बदनाम करेंगे, उनको अर्धनग्न अवस्था में दिखाएंगे, तो ये विषय उनके सामने हम लाएंगे कि देखिए वो कार्रवाई करनी पड़ेगी, निश्चित करनी पड़ेगी। यही तो भारत की लोकतंत्रता की परिपक्वता है। इसलिए आपने जो भी सवाल पूछा, तो हम ये वार्ता भी करेंगे, उनको समझाएंगे भी। और हमें पूरा लगता है कि भारत एक छोटा बाजार नहीं है रजत बाबू। मैंने बताया कि लगभग 150 करोड़ सोशल मीडिया यूजर्स अकाउंट है भारत में। तो आइए आप पैसे कमाइए। भारत की आजादी में आपने अच्छा काम किया है, लोगों को उनकी आवाज दी है, वो हमसे सवाल भी पूछते हैं, उनका भी स्वागत है। लेकिन जब लोग परेशान होते हैं तो सोशल मीडिया के मिसयूज और एब्यूज पर उनके शंकाओं के निराकरण का मैकेनिज्म भी दीजिए। यही सब तो लोग सवाल उठाएंगे रविशंकर जी, प्रिवेसी का, निजता का। जैसे व्हाट्सएप पर एनक्रिप्टेड है पूरा सिग्नल एंड टू एंड, तो अगर उसका इस्तेमाल करेंगे तो ये कहेंगे कि हम पता करेंगे किसका है, किसने मैसेज भेजा, आपने कहा जो ओरिजिनेटर है उसका पता करेंगे, तो लोगों की प्रिवेसी खतरे में पड़ जाएगी। देखिए, पहले आप 2 चीज जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है प्राइवेसी पर 9 बेंचेस का कि प्राइवेसी फंडामेंटल राइट का पार्ट है। लेकिन उसी में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि टेररिज्म और करप्ट लोगों के खिलाफ सरकार का काम है कार्रवाई करना, वो प्राइवेसी के दायरे में नहीं आता। वरना कोई तो आतंकवादी पकड़ा ही नहीं जाएगा, पुलिस जा ही नहीं सकती उनके घर पर या भ्रष्ट के घर पर कि मेरी प्राइवेसी है, पुलिस क्यों आई है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। जहां तक इंक्रिप्शन की बात है, हम किसी भी सोशल मीडिया कंपनी से उसके कंटेंट के बारे में नहीं जान रहे हैं, कुछ नहीं पूछ रहे हैं। अगर सरकार के पास ये आया कि ये 1 लाख मैसेज चल रहा है जिसने इस इलाके में जबरदस्त वायरस फैलाया, आतंकवाद को प्रमोट किया, दंगे की स्थिति आ गई, तो हम यही पूछेंगे कि भैया ये बता दो ये खुराफात कहां से आई है। बस इसमें क्या दिक्कत है। और ये पूछेंगे सिर्फ ऐसे मामले में जो भारत की संप्रभुता, भारत की एकता, भारत की सुरक्षा, डिफेमेशन, पब्लिक ऑर्डर या मैंने बलात्कार की घटनाएं जो बताया, नारी की गरिमा, जो 5 साल से अधिक इसके लिए सजा का प्रावधान है। रविशंकर जी, पता नहीं पड़ेगा ना जी, अगर हम कंटेंट इतनी थोड़ी समय की सीमा है क्योंकि आज की बात में इतना ही समय होता है, लेकिन ये विषय ऐसा है जिस पर आपसे बहुत सारी बातें मुझे करनी है, तो मैं कोशिश करूंगा अब एक और शो करें, आपसे इस पर डिटेल में बात करें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रविशंकर प्रसाद ने साफ साफ बात की, सीधे सीधे कह दिया, नई गाइडलाइन से अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कोई आंच नहीं आएगी। सरकार की आलोचना करना, नीतियों का विरोध करना कोई जुर्म नहीं होगा, लेकिन झूठ और अफवाहें फैलाने वालों को रोका जाएगा, पकड़ा जाएगा। लेकिन मैं आपको एक और बड़ी बात बताता हूं। न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स के लिए, टीवी चैनल्स के लिए, न्यूज़पेपर्स के लिए रूल्स हैं, कानून है, लेकिन सोशल मीडिया के लिए कोई नियम कायदा नहीं है। जैसे मैं न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स की आपको बात बताता हूं, टीवी चैनल्स की बात बताता हूं, हमारे लिए गाइडलाइंस हैं और साथ साथ सेल्फ रेगुलेशन का मैकेनिज्म भी है। अगर आपको किसी न्यूज़ चैनल से शिकायत है, उसकी खबर में आपको कोई कमी दिखती है, गलती दिखती है, तो आप उसकी शिकायत एनबीएसए से कर सकते हैं। एनबीएसए एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है। इसके हेड सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अर्जुन सीकरी हैं और उनके साथ बहुत सारे एमिनेंट सिटीजन्स हैं, जिसमें बड़े बड़े लोग हैं, फॉर्मर एम्बेसडर्स हैं, फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, और ये सारे लोग आपकी हर शिकायत को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। अगर कोई न्यूज़ चैनल गलती करता है तो इससे सजा दी जाती है। कभी किसी को माफ़ी मांगने को वो लोग कहते हैं, कभी किसी पर जुर्माना लगाया जाता है, और सब इसको फॉलो करते हैं। थोड़ी गड़बड़ यह है कि जो चैनल्स एनबीए के मेंबर नहीं हैं वो बेलगाम रहते हैं, उन पर एनबीएसए के ये नियम लागू नहीं होते। लेकिन अच्छी बात यह है कि ज्यादातर चैनल्स, ज्यादातर बड़े न्यूज़ चैनल्स एनबीए के मेंबर्स हैं और वो इन गाइडलाइंस का पालन करते हैं ताकि आप तक सही खबरें पहुंच सके, अनबायस्ड खबरें पहुंच सके। इसी तरह अखबारों के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है। अगर किसी को अखबार की किसी खबर से शिकायत है तो आप वहां शिकायत कर सकते हैं। लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया के लिए, न्यूज़ पोर्टल्स के लिए, यूट्यूब के लिए, व्हाट्सएप के लिए कोई कायदा नहीं है, कोई कानून नहीं है। ऐसा कोई फोरम नहीं है जहां आप इसके कंटेंट की शिकायत कर सके।
कोई कुछ भी कह सकता है, कुछ भी लिख सकता है, किसी को गाली दे सकता है। लेकिन अब नई गाइडलाइंस के मुताबिक इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लोगों की शिकायतें लेने के लिए सिस्टम बनाना पड़ेगा, उन पर अमल करने के लिए सेल्फ रेगुलेशन लागू करना पड़ेगा जहां लोग शिकायत कर सकेंगे। तो इस लिहाज से एक अच्छा कदम है। अब सोशल मीडिया बेलगाम नहीं रहेगा और एक लाइन में कहूं तो डिजिटल मीडिया न्यूज पोर्टल पर नजर रखने के लिए अब रूल बन गए हैं, उन्हें भी एथिक्स को फॉलो करना पड़ेगा, ईमानदारी दिखानी पड़ेगी। सरकारी बैंकों से हजारों करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने वाले नीरव मोदी के एक्स्ट्राडिशन के केस में आज भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली है। लंदन की कोर्ट ने नीरव मोदी के एक्स्ट्राडिशन यानी प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। केस की वर्चुअल हियरिंग के बाद जज ने कहा कि नीरव मोदी को भारत में चल रहे केसेस में जवाब देना होगा। जज ने कहा नीरव मोदी की इस दलील में कोई दम नहीं है कि अगर उसे भारत भेजा जाता है तो उसे इंसाफ नहीं मिलेगा। लंदन की कोर्ट ने कहा कि आर्थर रोड जेल की बैरक नंबर 12 नीरव मोदी को रखने के लिए फिट है। एक्स्ट्राडिशन से बचने के लिए नीरव मोदी ने अपने आप को मानसिक रूप से बीमार भी बताया, लेकिन कोर्ट ने उसकी किसी चाल को कामयाब नहीं होने दिया। पंजाब नेशनल बैंक के 14,000 करोड़ से भी ज्यादा के लोन की धोखाधड़ी का आरोपी नीरव मोदी इस वक्त लंदन की वॉटफोर्ड जेल में है। कोर्ट में आज नीरव मोदी के एक्स्ट्राडिशन को मंजूरी दे दी गई। अब अंतिम मोहर लगाने के लिए यह मामला ब्रिटेन की होम मिनिस्टर प्रीति पटेल के पास जाएगा। भारत सरकार ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि ब्रिटेन की होम मिनिस्ट्री जल्दी ही नीरव मोदी के प्रत्यर्पण वाली फाइल को मंजूरी दे देगी। The Westminster Magistrates Court in London वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने नीरव मोदी के प्रत्यार्पण को मंजूरी दे दी है और उसने कहा है कि नीरव को भारत में केस का सामना करना होगा। माननीय जज ने नीरव मोदी की मानसिक रूप से बीमार होने की दलील भी खारिज कर दी और ये कहा कि उसने सबूतों को नष्ट करने और गवाहों को डराने की कोशिश की। अब जब कोर्ट ने मंजूरी दे दी है, भारत सरकार उम्मीद करेगी कि ब्रिटेन का गृह मंत्रालय जल्द से जल्द नीरव मोदी का प्रत्यार्पण करे। The government of India would liaise with the UK authorities for his. इस केस की बैकग्राउंड आपको याद दिला दूं, नीरव मोदी को 20 मार्च 2019 को लंदन में गिरफ्तार किया गया था और तब से वो जेल में है। कोर्ट ने उससे जमानत नहीं दी। अब अदालत से एक्स्ट्राडिशन की मंजूरी मिल गई है। इसके बाद ब्रिटेन की होम मिनिस्टर प्रीति पटेल अगर एक्स्ट्राडिशन को मंजूरी दे देती हैं, अप्रूव कर देती हैं, तो भी नीरव मोदी को भारत लाने में वक्त लग सकता है, क्योंकि सरकार से मंजूरी मिलने के बाद नीरव मोदी 14 दिन के अंदर हाई कोर्ट में अपील कर सकता है और वैसा जरूर करेगा। इसलिए आज कह रहा हूं कि लंदन की कोर्ट का आदेश हमारी जांच एजेंसियों के लिए कामयाबी है, लेकिन अभी इस पर और काम करना पड़ेगा।